करें शुरू। जी कल सुबह 9:30 बजे महामहिम उपराष्ट्रपति जी ओडा माता हरकी देवी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें कन्वोकेशन के लिए, क्योंकि पिछले 4 वर्ष से कन्वोकेशन नहीं हुई थी, 2 साल तो कोरोना की वजह से रुके और 2 साल में कुछ परिस्थितियां इस किस्म की थी कि हमें उसको डिले करना पड़ा। माता हरकी देवी का फाउंडर होने के नाते और जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ जो है उसका चेयरमैन होने के नाते मैंने महामहिम से रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आप आएंगे आकर के बच्चों को डिग्रियां प्रदान करेंगे तो उनका बहुत हौसला बढ़ेगा। ना केवल उनका हौसला बढ़ेगा बल्कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, वो भी आपके आने से बहुत कुछ सीखने का काम करेंगे। इलाके के लोगों में भी, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन की बड़ी एक कमी रही है, एजुकेशन में सिरसा जिला हमेशा पिछड़ा रहा है और चौधरी देवीलाल की भी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, दोनों की एक सोच थी कि एजुकेशन को अगर बढ़ावा नहीं मिलेगा तो फिर मान के चलो प्रदेश और देश का विकास नहीं होगा। इसलिए चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने विशेष रूप से कैसे एजुकेशन को बढ़ावा मिले इसके लिए यूनिवर्सिटी बनाई, पन्नीवाड़ा मोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। हमने अपने स्तर पे चौधरी देवीलाल जी के जाने के बाद उनके नाम का एक बड़ा इंस्टीट्यूट एजुकेशन का बनाया। मेरी दादी श्रीमती हरकी देवी के नाम से ग्रामीणांचल की बेटियों को पढ़ाई में असुविधा ना हो उनके लिए जहाँ ओडा में कॉलेज बनाया, वहीं हजारों बेटियां जो है हर साल वहाँ से डिग्री लेकर के जाती है, हर साल पढ़ने आती है। और उसमें भी हमने एक तरह से निःशुल्क एजुकेशन उनको देने का काम किया है। बच्चे कैसे ओडा इंस्टीट्यूट तक पहुँचे उसके लिए गांव-गांव में बसें लगाई और उससे ग्रामीणांचल की बच्चियों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला, क्योंकि सरसा तक पढ़ने के लिए आने में उनको बहुत सारी असुविधाएं होती थी। पहली बात तो सरकारी जो कॉलेज था उसके पास कोई ऐसे साधन नहीं थे कि वो उनको समय पे उनके गांव से ले लें और समय पे उनके गांव में उनको छोड़ दें। हमने वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई। मैंने जब महामहिम से सारी बातें शेयर करी पिछले दिनों मिल करके तो उन्होंने खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि भी मैं स्वयं आऊँगा और मैं स्वयं ग्रामीणांचल के बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम करूँगा। उसके साथ साथ हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का एक म्यूजियम स्थापित करेंगे। उस म्यूजियम की आधारशिला भी उन्हीं से रखवाएंगे, वही रखेंगे, क्योंकि चौटाला साहब के और उनके आपस में बहुत गहरे संबंध रहे हमेशा। जहाँ राजनीतिक तौर पे उनके अच्छे ताल्लुकात थे, वहीं सामाजिक तौर पे बहुत गहरे संबंध रहे। तो आप लोगों को भी विशेष रूप से निमंत्रण है कि कल महामहिम के दोनों प्रोग्राम जो है, जो 9:30 बजे माता हरकी देवी का है और उसके बाद 10:30 बजे अपने JCD में जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ में जो है, उन दोनों में आप आमंत्रित हैं। उसके बाद भोजन की व्यवस्था, भोजन पे भी आमंत्रित हैं। और उसके साथ साथ अगर वो आपसे कोई 2 मिनट इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे तो फिर मैं आप चाहूँगा कि आप सारे के सारे साथी जो हैं 12:30 बजे जहाँ जब प्रोग्राम वहाँ से ख़त्म हो और यहाँ जब लंच पे आए तो आप यहाँ पे भी आए, ताकि आपके माध्यम से वो एक अच्छा संदेश प्रदेश और देश के नौजवान पीढ़ी को दे सकें। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब साथी जरूर पहुँचेंगे। तो म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? वहीं हमारी जो संस्था है
जननायक चौधरी देवीलाल जी के नाम से, उसी के अंदर उनके नाम का एक म्यूजियम बनेगा, जिनमें उनकी अब तक की जो भी यादें हैं, जो उपलब्धियाँ, वो सारी की सारी वहाँ पे नई पीढ़ी को बताया जाएगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जीवन किस तरह का था, कितने सादगीपूर्ण जीवन से उन्होंने किस तरह से एजुकेशन को बढ़ावा दिया, किस तरह से प्रदेश की सेवा करी, वो सारी चीज़ें उसके माध्यम से नई पीढ़ी को बताई जाएगी। अबे जी, बजट सत्र शुरू होने वाला है। आपके दो विधायक हैं, क्या उनसे भी सरकार ने कोई सुझाव मांगे हैं? सरकार ने सारे एमएलए से सुझाव मांगे, और मैं आज का अखबार पढ़ रहा था, जहाँ कोई सुझाव तो मुझे पता नहीं दिए कि नहीं दिए, लेकिन एमएलए की एक डिमांड थी, वो सरकार को पूरी भी करनी चाहिए। एमएलए ने ये कहा कि भी जो 5 करोड़ रुपए आपने पहले निर्धारित कर रखे थे, वो भी नहीं दिए गए कभी। उसमें भी बहुत सारी अड़चनें थी, उसमें बहुत सारा भेदभाव था। उसमें सत्ता में जो लोग थे उनको तो पैसा दे दिया जाता था, वो तो फिर भी कहीं ना कहीं 10 रुपये अपने मर्जी से गांव के लोगों की सुविधा के अनुसार या शहर में किसी सुविधा के लिए दे दिया करते थे, लेकिन विपक्ष के विधायकों को नहीं मिलता था। अब की बार डिमांड करी है कि 5 करोड़ की बजाय उसको बढ़ाया जाए, 10 करोड़ तक किया जाए। आप ये मान के चलो कि ब्लॉक समिति का जो चेयरमैन है, ब्लॉक समिति का मेंबर है, अगर वो 20, 30, 50 लाख रुपया, करोड़ रुपया खर्च कर सकता है साल का, ब्लॉक समिति का चेयरमैन तो मेरे ख्याल 15 से 20 करोड़ रुपया साल का खर्च करता है। तो हर एमएलए के नीचे 2-2 ब्लॉक हैं, उसके पास अगर देने को पैसा नहीं होगा एमएलए के पास, तो वो जब गांव में जाएगा या कस्बे में जाएगा, लोग उसके सामने कोई समस्या रखेंगे और वो उनके सामने लाचारी व्यक्त करेगा कि मेरी मजबूरी है भाई, सरकार की तरफ से मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो मान के चलो फिर ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, ना कि सिर्फ सरकार अनदेखी कर रही है किसी राजनीतिक दल की। इसलिए मुख्यमंत्री को राजनीति से ऊपर उठ करके बिना भेदभाव के 10-10 करोड़ रुपया जो है एमएलए का एक कोटा निर्धारित करना चाहिए, और वो पैसा जो खर्च हो उस पर सरकार की निगरानी हो कि उस पैसे का दुरुपयोग ना हो, वो पैसा सही काम में खर्च हो। जिला परिषद का जो चेयरमैन है, आप ये देखो कि उसके पास सालाना 50 से 100 करोड़ रुपए आते हैं। जिला परिषद के चेयरमैन को सरकार की तरफ से गाड़ी मिलती है, ऑफिस मिलता है, रेजिडेंस मिलता है, तो फिर एमएलए को ये सुविधा क्यों नहीं है? पंजाब में अगर एमएलए को गाड़ी दी जाती है, तो हरियाणा के एमएलए को भी गाड़ी उपलब्ध करानी चाहिए सरकार को, ताकि वो उस सरकारी साधन से लोगों के बीच में जा सके और लोगों की जाकर के समस्या सुन सके और उस समस्या का समाधान करा सके। कल कांग्रेस की भी मीटिंग है नेता प्रतिपक्ष को लेकर और आगे चुनाव को लेकर कुछ जो उसके, ये कांग्रेस के लोगों से सवाल करो, उनसे पूछो। कैसे देखते हैं आप ये सवाल? आप उनसे करो, उनसे पूछो अबे जी, कि तुम और कितने दिन तक लोगों को गुमराह करोगे, कितने दिन तक भाजपा के साथ मिलकर के इस प्रदेश को बर्बाद करोगे? ये मीटिंगें दिखावा है, ये तो मिले हुए हैं। अभी इन चुनाव में देख लो आप, जो नगर परिषद के चुनाव में, इनमें तुम्हारे सरसा में ले लो, दूर मत जाओ, यहाँ 3 एमएलए उनके सरसा के अंदर, और 2 एमएलए ऐसे हैं जो एक दिन भी कहीं वोट मांगने नहीं आए मेरे यहाँ। आए थे कहीं? कोई इनकी पार्टी का सीनियर आदमी नहीं आया था। बात कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, भाजपा के साथ मिलकर के भाजपा के लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको जिताने का काम कर रहे हैं।
सरकार के 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, हालांकि मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि स्वच्छ छवि की राजनीति हमने की है। क्या कहते हैं आप? अनिल विज का बयान नहीं पढ़ा आप लोगों ने? क्या कहा था उन्होंने कि मुख्यमंत्री अभी तो हवा में है। जिसका सीनियर मंत्री ये बात कहे कि मुख्यमंत्री हवा में है और उसे नीचे उतर करके लोगों से जानकारी लेनी चाहिए, तो फिर किसी और को इसके बारे में टिप्पणी करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। सरकार में जो खुद का सीनियर मिनिस्टर है, जो नंबर 2 पे आता है, अगर वो ये इस तरह के आरोप लगाता है कि हम तो हवा में हैं अब तक, तो फिर 100 दिन हवा में निकाल दिए। काम कहाँ है? धरातल पे तो कुछ नहीं है। धरातल पे तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन है। अब वो इंजन चलते किस चीज़ से हैं, उसमें कौन सा ईंधन डलता है, थोड़ा सा समय और निकलने तो फिर आपको बताएंगे। सर, किसान लगातार धरने पर बैठे हैं, दोबारा 100 दिन हो चुके हैं। दो बार ओलावृष्टि हुई हरियाणा में। अभी ताज़ा 2 लाख एकड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि मैंने अधिकारियों को आदेश दे दिया और ये कह दिया 3 दिन के लिए पोर्टल खोलेंगे। उससे ये पूछो पोर्टल बनाए किस लिए थे, बंद क्यों है? पोर्टल हमेशा खुला रहना चाहिए। किसान को किसी भी किस्म की कभी भी कोई दिक्कत आती है, वो अपनी बात पोर्टल पे रखे, सरकार उसकी बात को देखे, उसकी बात को सुने, उसका समाधान करे। ये पोर्टल इसलिए थोड़े ही बनाए थे भी आप बना दो और उनको बंद करके छोड़ दो। 2 बार ओलावृष्टि हुई है। एक बार मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा। हमारे दोनों एमएलए 7 तारीख को जब सेशन शुरू होगा ये बात खुल करके पूछेंगे कि आपने मुआवजा राशि क्या तय की है और क्या मापदंड है आपके मुआवजा देने के, ये आप बताओ। हमने 12 कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए हैं। मुझे लगता नहीं है कि सरकार अगर सीरियस होगी तो 12 के 12 पे चर्चा करें। कॉलिंग तब दिए जाते हैं जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, और हमारे अगर वो 12 के 12 लगेंगे तो हमारे दोनों एमएलए प्रदेश के लोगों की समस्याओं को बहुत जोर शोर से उठाने का काम करें। चाहे कांग्रेस की सरकार रही इस देश में और चाहे भाजपा की सरकार बड़ी, दोनों किसान विरोधी रही है। किसानों क्या कि सरकार अगर बड़ी थी तो जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा दखल था, उस वक़्त चौधरी देवीलाल ने कैसे किसान की मदद हो, कैसे किसान कर्जे से उभरे। पहले हरियाणा प्रदेश में 10-10 हज़ार का कर्जा माफ़ किया और फिर पूरे देश के अंदर किया। किसानों की अगर सरकार थी तो तब तक थी जब तक चौधरी देवीलाल का दखल था, ना उससे पहले कभी किसान की सरकार रही, ना आज है। आज भी किसान को हर वक्त दबाने का प्रयास होता है, हर वक्त किसान से कुछ ना कुछ लेने का प्रयास है। केवल इंडस्ट्री की बात करते हैं और इंडस्ट्रिस्ट को फायदा पहुंचाते हैं। अबे जी, हरियाणा में ऐसी काफी जो हैं कॉलोनियों में अवैध डेयरियां हैं, जिस वजह से लोगों को आप सीवरेज अवैध की- डेयरी नहीं, अवैध कॉलोनियां देखो कितनी हैं। डेयरी वाला तो गरीब आदमी है, दूध बेच करके अपना गुजारा कर रहा है, वो कोई मालदार आदमी नहीं है। जिन लोगों ने अवैध कॉलोनियां काटी, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपया अवैध तरीके से कमाया, सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अवैध कॉलोनियों को नियमित कॉलोनियां करने का काम किया है। उनको छूट दी है कि भी कोई भी सरकार के संरक्षण में आकर के इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे करके कमाई कर सकता है। जो इस तरह की कॉलोनियां काटने वाले लोग हैं वो 100% सरकार के मिनिस्टरों से, चीफ मिनिस्टर से और बड़ी पहुंच रखने वाले लोगों के
साथ संबंध रखते हैं, और वो फिर अवैध तरीके से इस तरह की कॉलोनियाँ काट करके अपनी जेब भरते हैं। और लोगों को अवैध कॉलोनी से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, लोगों को प्लाट लेना तो मजबूरी है, क्योंकि उसको सस्ता मिल जाता है, और वो चाहता है कि मैं भी शहर के अंदर रह करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकूं, मैं भी अपनी कोई रोजी रोटी ढंग से कमा सकूं। ज़मीनें घटती जा रही है, लेकिन उस अवैध कॉलोनी में उसको घर बनाने के बाद कितनी दिक्कत है, ये देखने वाली बात है। ना सीवरेज है, ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पार्क है, ना स्कूल है। सरकार उसको वैध कॉलोनी जो करती है, वो भी ये मान के चलो उन्हीं लोगों की जेब पे डाका डाल करके करने का काम करती है। उनके दलाल हैं, वो दलाल फिर लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं तुम इतना इतना पैसा दो, हम तुम्हें ये सारी सुविधाएं मुहैया करा देंगे, सरकार से इसको अवैध को नियमित करा देंगे। लुटेरों का राज है। सर, आपने एजुकेशन का जिक्र किया, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जिक्र हो रहा है कि जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, बच्चे पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, और उसके बाद सिर्फ ऑफिसर्स को सस्पेंड करने का काम करते हैं। कोई पेपर लीक के लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। सरकार की बेकायदगियों, कमियों की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ डर नहीं होगा प्रशासन का, वहाँ पे इस तरह के काम होंगे। लंबे समय से ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है जो गलत कामों को बढ़ावा देते हैं, चाहे नशा बेचने वाले हैं, चाहे कोई पेपर लीक वाले हैं, चाहे कोई अवैध कॉलोनियों वाले हैं, और चाहे कोई लूटने वाले हैं। ये गैंगवार जो है, ये भी सरकार की वजह से है। आप देखते नहीं, हमारे यमुनानगर जिला, कुरुक्षेत्र जिला, कैथल जिला, सिरसा जिला, ये जो इलाका था, यहाँ कभी भी, करनाल जिला, यहाँ कभी किसी भी तरह की कोई गैंगवार नहीं थी, कोई किसी का मर्डर नहीं होता था। बहुत कम मतलब इस तरह के इश्यूज थे जो सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक तौर पे होते थे, जिनके या खेत के अड़ोसी पड़ोसी होते थे। कोई ज़मीनों को लेकर के तो छोटे मोटे विवाद थे, लेकिन ये नहीं था कि किसी को टेलीफोन करके धमकी दे करके पैसा बटोरने का मामला था। अब सबसे ज़्यादा चीफ मिनिस्टर कहाँ का है? कुरुक्षेत्र का है। पहले चीफ मिनिस्टर कहाँ का था? करनाल का था। वहाँ पे इस तरह की वारदात क्यों है? रोहतक अभी ताज़ा घटना ही है। नहीं, वहाँ पे इस तरह की वारदात ज़्यादा क्यों है? इसका मतलब वहाँ सत्ता में बैठे लोग जो है, ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, तब इस किस्म की घटनाएं ज़्यादा हो रही है। उसका कारण यही हो गया सबसे बड़ा। रोहतक में भी एक महिला हिमानी नरवाल की हत्या हुई है। अब वो तो खुलासा आया है उसका कल, कि उसके किसी से संबंध थे, क्या था क्या नहीं था, आगे रिमांड है, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें, तभी इन चीज़ों का हौसला बढ़ता है लोगों का, जब लोगों में भय खत्म हो जाता है, जब लोगों को लगता है कि तुम किसी भी काम को आगे बढ़ जाओ, कल को तुम्हारी सत्ता में बैठे लोग मदद कर देंगे। ठीक है जी।